नमस्कार मित्रों, साहित्य की आलोचना के YouTube चैनल लालित्य में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का विषय है प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। डॉक्टर नामवर सिंह की एक प्रसिद्ध आलोचना की पुस्तक है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि छायावाद के गर्भ से सन 1930 के आसपास जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ उसे सन 1936 में प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई। सन 1930 के आसपास राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में नया उभार आया। देश में किसानों और मजदूरों के आंदोलन तेज हुए। कांग्रेस में भी वामपंथी रुझान प्रभावशाली हुआ। सन 1917 में क्रांति के फलस्वरूप साम्यवादी शासन रूस में स्थापित हुआ और मार्क्सवादी विचारों की लहर एशियाई देशों में चलने लगी। सन 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसने साहित्य के माध्यम से समाजवादी विचारों के प्रचार को साहित्यकार का लक्ष्य घोषित किया। इसकी एक शाखा भारत में भी स्थापित की गई। सन 1936 में लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने की। मुंशी प्रेमचंद ने उस अधिवेशन में कहा था, साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। इसका दूसरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस प्रकार प्रगतिवाद का समय सन 1936 से 1943 तक माना जाता है। प्रगतिशील चेतना का प्रादुर्भाव तो आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से ही हो गया था। लावनी, कजली, आल्हा आदि छंदों के द्वारा भारतेंदु ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की लूट और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और काव्य को जनता के बीच लाकर खड़ा कर दिया। परंतु व्यवस्थित रूप से प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 में ही हुआ। 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का प्रारंभ और प्रगतिवाद का समापन होता है, परंतु प्रगतिशील प्रवृत्ति की रचनाएं अब भी अनवरत रची जा रही हैं। प्रगतिवादी विचारधारा का मूलाधार मार्क्सवाद या साम्यवाद है। मार्क्सवादी विचारधारा को 3 वर्गों में विभाजित कर देखा जाता है: द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत और मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। वे मानते हैं कि भौतिक विकास को परिचालित करने वाली शक्ति द्वंद्व है। द्वंद्व का अर्थ संघर्ष है। दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति या वस्तु विकसित होती है। आगे चलकर तीसरी को चौथी से संघर्ष करना पड़ता है। इसी क्रम में भौतिक जगत में नई नई वस्तुओं, शक्तियों एवं सत्ताओं का विकास होता रहता है। मार्क्स दुनिया के सभी मनुष्यों की 2 ही जातियां मानते हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। मानव सभ्यता का समस्त इतिहास इन 2 वर्गों के संघर्ष की ही कहानी है। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों के विषय में चिंतन किया जाए तो कुछ समीक्षक प्रगतिवादी और प्रगतिशील साहित्य में भेद करते हैं। उनके अनुसार मार्क्सीय सौंदर्य शास्त्र का नाम प्रगतिवाद है और अब तक की समस्त प्रगति की ओर अग्रसर साहित्य परंपरा प्रगतिशील साहित्य है। भारतवर्ष में 1936 के आसपास एकदम यूरोप जैसा गतिरोध तो नहीं था, लेकिन कविता में छायावाद का विकास लगभग रुक सा गया था। सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद का युगांत घोषित कर प्रगतिवाद को युगवाणी के रूप में तुरंत अपना लिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता जैसी सामाजिक बदलाव और क्रांतिकारी रचनाएं रच रहे थे। इस तरह अपने प्रादुर्भाव काल से ही प्रगतिवाद एक ऐसी जीवन दृष्टि बन गया जिससे कविता, उपन्यास, आलोचना सभी क्षेत्रों में नवीन दिशाओं और मान्यताओं के द्वार खुल गए। क्योंकि पंत और निराला में प्रगतिवादी प्रवृत्तियां हैं, अतः उन्हें भी इस धारा का कवि स्वीकार किया जाता है। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगेय राघव, रामविलास शर्मा, चंद्र कुमार बर्तवाल, केदारनाथ सिंह आदि इस युग के प्रमुख रचनाकार हैं।
प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी पहली विशेषता है कि इस कालखंड के कवि धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध करते हैं। शोषक वर्ग धर्म, ईश्वर और परलोक संबंधी मान्यताओं के बल पर शोषित वर्ग पर अत्याचार करता है। वह शोषित वर्ग को इनका भय दिखाता है। इसीलिए प्रगतिवादी कवि ईश्वर असफल हो गया, धर्म अफीम का नशा है जैसी घोषणाएं कला के माध्यम से करता रहता है। नरेंद्र शर्मा लिखते हैं, जिसे तुम कहते हो भगवान, जो बरसाता है जीवन में रोग शोक दुख दैन्य अपार, उसे सुनाने चले पुकार। दूसरी प्रवृत्ति पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति घृणा एवं रोष है। शोषक वर्ग में पूंजीपति, मिल मालिक, जमींदार आदि आते हैं जो किसानों और मजदूरों पर अत्याचार करते हैं। प्रगतिवादी कवि शोषण का विरोध करता है। वह मानव इतिहास के विकास को द्वंद्वात्मक दृष्टि से जांचता है। कवि केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, साम्राज्यवाद के गुर्गे, साम्राज्यवाद के कुत्ते, भूकर उगाहने वाले दल्लाल दुष्ट धरती के, आना धेला के जमींदार लाला साहेब पटवारी जी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर शोषक वर्ग के अत्याचार और विलासितापूर्ण जीवन के प्रति आक्रोशित होकर कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। पूंजीपति वर्ग के प्रति सर्वहारा वर्ग के आक्रोश की अभिव्यक्ति निराला की कविताओं में प्रमुखता के साथ देखी जा सकती है। कुकुरमुत्ता में पूंजीपति वर्ग के प्रतीक गुलाब को सर्वहारा वर्ग का प्रतीक कुकुरमुत्ता फटकारता हुआ कहता है, अबे सुनबे गुलाब, फूल मत कर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कह पीठ लिस्ट। तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण और उनके प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवि ने किसान और मजदूरों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए उनकी दयनीय दशा का चित्रण कर उनके मध्य विषमता का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनीति बर्बर राष्ट्र सारा देखता है। इस कालखंड के कवियों ने मजदूरों की अपेक्षा किसानों की दुर्वस्था के चित्र अधिक अंकित किए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए संभवतः उन्होंने ऐसा किया है। बुंदेलखंड के किसानों की दुर्वस्था का मार्मिक भाव चित्र केदारनाथ अग्रवाल की कविता में देखिए। हट्टे कट्टे हाड़ों वाले, चौड़ी चकली काठी वाले, थोड़ी खेती बाड़ी रखे, केवल खाते पीते जीते, कत्था चूना लौंग सुपारी, तंबाकू खा पी को गलते, चलते फिरते बैठे ठाड़े, गंदे इससे धरती रंगते, गुड़गुड़ हुक्का पकड़े, खूब धड़ाके धुआं उड़ाते, फूहड़ वालों की चर्चा के फव्वारे फैलाते जाते, दीपक की छोटी बातें की मंदी उजियारी के नीचे, घंटों वाला सुनते सुनते सो जाते मुर्दा जैसे। अकाल के कारण भूख प्यास की जीवंतता को अभिव्यक्त करने वाली नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद को देखिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इस कालखंड की चौथी प्रवृत्ति है सामयिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने शहरी और ग्रामीण जीवन के यथार्थ का अत्यंत प्रभावी चित्रांकन किया है। वह गांव में रहने वाले तरह तरह के लोगों को देखता है और उनका चित्र उड़ेता है। अहीर की निरक्षर लड़की चंपा, भुरई केवर, प्राइमरी स्कूल के मास्टर दुखरन झा, चना चबेना खाने वाला चंदू, चित्रकूट के बौड़म यात्री वगैरह वगैरह। नागार्जुन के दुखरन झा और उनके स्कूल को देखिए। नागार्जुन लिखते हैं, घुन काये सहतुरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। केदारनाथ अग्रवाल के यथार्थ चित्रण में सामाजिक चेतना का स्वर बहुत ही स्पष्ट है।
गांव का महाजन किस प्रकार अपनी नागमुखी पैतृक संपत्ति की सूद रूपी जंजीरों से ग्रामीणों को जकड़े हुए है और इससे उसकी मुक्ति बहुत जरूरी है। इसका ठोस रेखांकन देखिए। वह समाज के त्रस्त क्षेत्र का मस्त महाजन, गौरव के गोबर गणेश सा मारे आसन, नारकेल से सिर पर बांधे धर्म मुरेठा, ग्राम बधू की गोरी गोदी पर है बैठा, नागमुखी पैतृक संपत्ति की थैली खोले, जीभ निकाले बात बनाता करुणा घोले, ब्याज स्तुत से बांट रहा है रुपया पैसा, सदियों से पहले से होता आया ऐसा। क्रांति की भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रत्येक युग में यथार्थ की दो शक्तियों का द्वंद्व चलता रहता है, मरणोन्मुखी पुरानी शक्तियों और नवीन जीवंत शक्तियों का। सामाजिक स्तर पर पुरानी शक्तियों में शोषक लोग होते हैं और नवीन शक्तियों में शोषित गरीब किसान मजदूर होते हैं। प्रगतिवादी रचनाकार इन शोषितों के मन में क्रांति और संघर्ष के भाव को भरने वाली कविताएं रचता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। रामधारी सिंह दिनकर की जनता सिंहासन खाली करने का उद्घोष करती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। केदारनाथ अग्रवाल साम्यवाद के प्रति दृढ़ आस्था व्यक्त करते हुए क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। काटो काटो कर लो साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मारो मारो हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है। नया सौंदर्य बोध इस युग की एक विशेषता है। छायावादी काव्य का जो सौंदर्य था वह रूमानी सौंदर्य था, अतीन्द्रिय सौंदर्य था। लेकिन प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य का दर्शन करता है। इनके द्वारा चित्रित सौंदर्य में सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का ध्यान रखा गया है। छायावादोत्तर रचनाओं में निराला ने भी नारी को कर्म में रत दिखाया है। वे लिखते हैं, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने खेत में काम करती हुई किसान नारी को इस प्रकार चित्रित किया है। बीच बीच में सहसा उठकर खड़ी हुई वह युवती सुंदर, लगा रही थी पानी, झुककर सीधी करे कमर वह पल भर, इधर उधर वह पेड़ हटाती, रुकती जल की धार बहाती। व्यंग्यात्मकता, सामाजिक आर्थिक विषमता का चित्रण करने से रचना में व्यंग्य स्वभावतः आ ही जाता है। यह व्यंग्य हास्य भी उत्पन्न करता है, साथ ही पाठक में क्षोभ और करुणा का संचार भी करता है। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन ने तीखी और सीधी चोट करने वाली अनेक कविताएं लिखी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा होने वाली मंद और शिथिल प्रगति पर कवि का व्यंग्य देखिए। आजादी की कलियां फूटी, 5 साल में होंगे फूल, 5 साल में फल निकलेंगे, रहे पंत जी झूला झूल। 5 साल कम खाओ भैया, गम खाओ 10-15 साल, अपने ही हाथों से झोंको यूं अपनी आंखों में धूल। आजादी की कलियां फूटी, 5 साल में होंगे फूल। प्रगतिवादी कविता में प्रेम का चित्रण भी किया गया है, लेकिन इनका प्रेम पूर्ववर्ती कवियों के प्रेम के स्वरूप से भिन्न है। प्रगतिवादी कवियों ने प्रेम को सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा है। वर्ग विभक्त समाज में प्रेम सहज नहीं हो पाता है। प्रेम तो वर्ग भेद और वर्ण भेद को मिटाता है। प्रगतिशील कवि जहां स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करता है, वहां भी संयम और स्वस्थ मनोवृत्ति का परिचय देता है। स्फूर्तिदायक प्रथम परिचय का एक चित्र त्रिलोचन के कुंठा की हीन हृदय से देखिए।
यूं ही कुछ मुस्का कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। था पथ पर मैं भूला, फूल उपेक्षित कोई फूला, जाने कौन लहर थी उस दिन, तुमने अपनी याद जगा दी। कभी कभी यूं हो जाता है, गीत कहीं कोई गाता है, गूंज किसी उर में उठती है, तुमने वही धार उमगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छबके सर से दूर भगा दी। प्रगतिवादी कविता में प्रकृति का चित्रण। प्रगतिवादी कवि ने प्रकृति और ग्राम्य जीवन के सहज सुंदर किंतु यथार्थ चित्र खींचे। छायावादी कवि प्रकृति चित्रण के लिए आकाश की ओर देखता था। प्रसाद जी ने रजनी का बहुत सुंदर चित्र आशा सर्ग में खींचा है। रजनी का चित्र महादेवी वर्मा अपने गीतों में खींचती हैं। बिहस्ती आ पुलकती आ वसंत रजनी। निराला ने संध्या सुंदरी का चित्र खींचा है जो आसमान से नीचे धरती पर उतर रही है। लेकिन प्रगतिवादी कवि ने प्रकृति और ग्राम्य जीवन के सहज सुंदर किंतु यथार्थ चित्र खींचे। केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, गरम गरम हवा चली अशांत रेत से भरी, हरेक पाखुरी जली कली न जी सकी, मरी बबूल आप ही पला, हवा से वहना उबर सका, कठोर जिंदगी चला न जल सका न मर सका। इनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में रूप रस गंध वर्ण के बिंब भी खूब उभरे हैं। उन्मुक्त सहजता के साथ केदारनाथ अग्रवाल की मस्त बसंती बयार की चेष्टाएं देखिए। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर किया कान में को, हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में। फसलों के स्वयंवर की झांकी उन्होंने कुछ इस तरह सजाई है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। शिल्प, भाषा, शैली। प्रगतिशील कविता के कला पक्ष के विषय में डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, प्रगतिशील कविता के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उसमें कला पक्ष की अवहेलना की जाती है। यदि इसका यह अर्थ है कि प्रगतिशील कवि प्रयोगवादियों की तरह कला पक्ष पर बहुत जोर नहीं देते तो यह ठीक है। बहुत सजाव श्रृंगार और पेचीदगी प्रगतिशील कविता में नहीं मिलती। अपनी बात को सुलझाकर उसे कितने सहज ढंग से कह दिया जाए, यही प्रगतिशील कवि का प्रयत्न रहता है। उसके भावों की तरह भाषा भी गांठ रहित होती है। यदि प्रगतिवादी कवि शिल्प वैशिष्ट के प्रति अतिरिक्त जागरूक नहीं रहते हैं, तथापि यह कविता भाषा, अलंकार, शब्द सौष्ठव आदि की दृष्टि से समर्थ और प्रभावी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने आरंभिक दौर में प्रगतिवादी कविता आंदोलन धर्मी रही। उस पर राजनैतिक प्रचार के आरोप भी लगे। रचना शिल्प की उपेक्षा की दोषी भी वह मानी गई, किंतु कालांतर में आंदोलन धर्मी उफान के थम जाने पर जो कविता सामने आई वह प्रशांत, सही अर्थों में जनधर्मी और सधे शिल्प के रूप में पहचानी गई। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शील, सुमन आदि कवियों ने प्रगतिशील चेतना से युक्त काव्य द्वारा हिंदी साहित्य को खूब समृद्ध किया है। तो इस प्रकार आज की इस चर्चा में प्रगतिशील कविता की विशेषताओं, उनकी काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा की गई। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।